अगर रागिनी ने सच बोल दिया तो सब कुछ बदल जाएगा और अगर नहीं बोला तो एक और धोखा तय है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। विक्की की बात को और बल देने के लिए वसुंधरा आगे बोली। हाँ बाबूजी, विक्की ठीक कह रहा है। आरव कभी नहीं चाहेगा उसके जाने के बाद रागिनी अपना पूरा जीवन दुख में बिताए। इसलिए अब रागिनी की शादी विक्की से करा देनी ही ठीक है। विक्की और वसुंधरा पूरी बात सुनने के बाद दादाजी ने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन इस बारे में एक बार रागिनी से भी बात करनी होगी। अभी ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर रागिनी आ पहुंची। उसके पहुंचते ही सब यूं चुप हो गए जैसे मानो वहाँ कोई बात हो ही नहीं रही थी। लेकिन रागिनी को जरूर संदेह हो गया कि यहाँ पर अभी कुछ बात चल रही थी। वो कुछ सेकंड अपनी जगह पर रुककर संदेह भरी नजरों से वसुंधरा और विक्की की ओर देखने लगी। फिर अगले ही पल वो अजय सिंह मेवाड़ के पास पहुंचकर उन्हें दवा खिलाने में लग गई। इस दौरान सारा और अनन्या बड़े ध्यान से रागिनी की ओर देखे जा रहे थे। दादाजी से शादी की बात करने के बाद विक्की अब रागिनी के रूम में पहुंच गया और बड़ी अजीब सी नज़रों से रागिनी को घूरता हुआ बोल उठा, भाभी साहब, ओह गलती हो गयो, रागिनी जी कहना था। और फिर वो आगे बोला, रागिनी जी, आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। बताइए भला आपकी उम्र ही कितनी है? इतने जीवन में जिस बेचारी का पति चला जाए उसके ऊपर क्या बीतेगी। रागिनी गुमसुम होकर बैठी थी। विक्की की बातों को बड़ा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दादू से बात कर ली है, अब बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। विक्की ने रागिनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने शादी की बात की, रागिनी आवाक नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने तुरंत ही विक्की से सवाल किया, क्या? किसकी शादी? हमारी, मतलब मेरी और आपकी शादी? विक्की के चेहरे पर अभी भी अजीब सी मुस्कान छाई हुई थी। कभी नहीं, ये कभी नहीं होगा। मुझे शादी नहीं करनी है, करनी ही नहीं है, रागिनी ने विक्की को घूरते हुए कहा। और ना मुझे इस बारे में कोई बात करनी है, आप जाइए यहाँ से। विक्की चिढ़कर रागिनी की ओर देखने लगा और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। अगले दिन रागिनी के रूम में सारा आई और उसने रागिनी को बताया कि दादाजी उससे कुछ बात करना चाहते हैं। रागिनी तुरंत ही दादाजी के कमरे में जा पहुंची और उनकी ओर देखते हुए बड़े सहज भाव से बोली, जी दादाजी, आपने मुझे बुलाया? बेटा, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या खोया है और तुम्हारी इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। दादाजी बोलते वक्त काफ़ी भावुक नज़र आ रहे थे। बेटा, तुम आरव की पसंद हो। आरव अगर तुम्हें इस घर में ले आया था तो वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ तुम दुखी होकर रहो, और हम सब भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम विक्की से शादी कर लो। वो इस शादी के लिए राजी भी है। हाँ? रागिनी अवाक होकर दादाजी की तरफ देखने लगी। उसे इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि दादाजी उसके आगे इस तरह की कोई बात करने वाले हैं। लेकिन दादाजी अभी रागिनी अपनी बात उनके सामने रख पाती उससे पहले ही दादाजी ने आगे बोलना शुरू कर दिया। बेटा, आरव इस घर का बड़ा बेटा था और हम उससे जुड़ी किसी भी चीज़ को खुद से दूर नहीं रखना चाहते। इसलिए मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, तुम इस घर को छोड़कर कभी मत जाना। दादाजी को खुद के सामने यूं हाथ जोड़ता देखकर रागिनी को बहुत बुरा लगा। वो लपक कर दादाजी के पास पहुंची और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं दादाजी, कैसी बात कर रहे हैं? आप बड़े हैं और हम भला आपकी बात मानने से कैसे मना कर सकते हैं। रागिनी की पलकें फिर भीग सी चुकी थी और अब वो गहरे सोच में पड़ गई। भले ही वो अभी दादाजी को सीधे तौर पर मना नहीं कर पाई, लेकिन उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था।
वो पहले से ही आरव से झूठी शादी करके इस घर को और दादाजी को एक धोखा दे चुकी थी। ऐसे में अब रागिनी दादाजी को एक और धोखा नहीं देना चाहती थी। अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का उसे एक ही रास्ता समझ में आ रहा था, और वह रास्ता ये ही था कि वो दादाजी को अपनी और आरव की सारी सच्चाई बता डाले। रागिनी ने अब सोच भी लिया था कि वो दादाजी को और पूरे परिवार वालों को अपनी और आरव की शादी की सच्चाई बता देगी, और फिर उसके बाद दादाजी को भी फैसला लेंगे और उसे मंजूर होगा। उधर मछुआरे ने उस शख्स को अपने घर ले जाकर उसका इलाज करना शुरू कर दिया। इसको दवाई तो दे दी है, अब जल्दी ही होश में आ जाएगा। एक बार होश में आ जाए फिर इसका सही नाम और ठिकाना पता चले, और तब इसके पैर का भी इलाज करना पड़ेगा। उस मछुआरे ने अपने सामने लेटे हुए शख्स के माथे पर किसी जड़ी बूटी का लेप लगाते हुए कहा। इस लेप के लगाने से तकरीबन 2 घंटे बाद ही उस शख्स की आंखें खुल गई। वो अपनी तरफ से उठने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन इस व्यक्ति को उसके शरीर में इतनी ताकत बची ही नहीं थी कि वो उठ के खड़ा हो सके। ऐसे में वो अपनी जगह पर लेटे हुए ही इधर उधर नजरें घुमाकर देखने लगा। शायद वो इधर उधर देखते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। फिर जैसे ही वहाँ पर बैठे लड़के की नज़र उस शख्स पर पड़ी, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर अपने बाबा की तरफ भागने लगा। बाबा बाबा, उसको होश आ गया। तुरंत ही वो मछुआरा भी भागते हुए भीतर पहुंचा, और फिर उसने उस शख्स के माथे पर हाथ फेरते हुए सवाल किया, तबीयत कैसी है बेटा? उसके इस सवाल पर उस शख्स ने बिना कुछ कहे बस अपना सिर हिला दिया, लेकिन अभी भी उसके शरीर में लगी चोटों के घाव भरे नहीं थे। माथे से लेकर नीचे पैर तक शरीर पर अनेकों घाव हो गए थे। उसका जवाब जानने के बाद उस मछुआरे ने अगला सवाल किया, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, आरव सिंह मेवाड़। कहाँ घर है तुम्हारा? और क्या हुआ तुम्हारे साथ? चोट कैसे लगी तुम्हें? उस मछुआरे के एक सांस में ही आरव के आगे कई सारे सवाल रख दिए। आरव मंद सांस लेता हुआ उसकी तरफ अचरज भरी निगाहों से देख रहा था। उसने कुछ इशारे में बताने के लिए अपने हाथ उठाए ही थे, लेकिन कि फिर उसने आंखें बंद हो गई और वो नींद में चला गया। बाबा, क्या हुआ इनको? वहाँ मौजूद लड़के ने उसे बढ़कर अधेड़ मछुआरे की आंखों में देखते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, दवा का असर है, लेकिन अब जल्दी ही उठ जाएगा। अधेड़ मछुआरे ने आरव की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए जवाब दिया। आरव को गायब हुए अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। जो मेवाड़ हवेली आरव के राज तिलक और राजगद्दी का गवाह बनने वाली थी, वही हवेली आज आरव की ही वजह से गम और मातम में डूबी हुई थी। रोजाना पुलिस का आना जाना यहाँ लगा रहता था। पुलिस अब तक आरव की मौत पर पुख्ता सबूत ढूंढने के लिए उसकी बॉडी खोजने में लगी हुई थी। राजा साहब, पुलिस वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हवेली के कर्ता धारक रतन सिंह ने दादाजी के कमरे में आकर उन्हें बताया। दादाजी ने भी हाथ से इशारा करते हुए पुलिस को अंदर भेजने की अनुमति दे दी। खम्मा घणी राजा साहब, इंस्पेक्टर ने भीतर दाखिल होते हुए ही अपना सिर झुकाते हुए कहा, और फिर अगले ही पल उसने दादाजी के सामने बोलना शुरू कर दिया। हमने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है जो एक्सीडेंट करके भागा था, और उससे पूछताछ करने में हमें पता लग गया है कि उसने ये एक्सीडेंट किसी के कहने पर किया था, लेकिन अभी वो मुंह नहीं खोल सकता है, ना खोल रहा है। अब या तो उसने खूब पैसे खाए हैं या फिर मुंह खोलने पर उसे जान का खतरा है। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर दादाजी बिल्कुल शॉक्ड रह गए। वो चकित होकर बोले, लेकिन उसे पैसे दिए किसने?
आखिर कौन अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। विक्की भी इस वक्त दादाजी के कमरे में ही मौजूद था। इंस्पेक्टर और दादाजी के बीच की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, माथे पर पसीना आने लगा और धड़कन यूं तेज हो उठी जैसे मानो उससे कोई सांप सूंघ गया हो। इंस्पेक्टर ने वहां मौजूद सब लोगों की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए सवाल किया, वही जानने के लिए तो हम यहाँ आए हैं, क्या आप लोगों की किसी से दुश्मनी वगैरह है? दुश्मन तो बहुत है हमारे इंस्पेक्टर साहब, अब हम किसका किसका नाम लें? अभी दादाजी कोई जवाब देते, उससे पहले ही विक्की ने आगे आकर सफाई देना शुरू कर दिया। ठीक है फिर, इंस्पेक्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब उसी से सच उगलवाना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहां से लौट गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद तुरंत बाद ही विक्की भी तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके हवेली से बाहर निकल गया। उसने किसी सुनसान जगह पर अचानक से गाड़ी रोकी और फिर अपना फ़ोन निकालकर उसने एक नंबर डायल किया। विक्की ने अपने कान के पास फ़ोन लगाते ही बोलना शुरू कर दिया, हाँ दरोगा जी, जो काम कहा था उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। अच्छा छोटे ठाकुर, फिर चिंता की क्या बात है, बस आप पैसों का इंतज़ाम कीजिए, काम हो गया समझो। फ़ोन की दूसरी तरफ की आवाज़ सुनाई दी, पैसे तैयार रखे हैं, बस ड्राइवर की मौत की खबर दो और पैसे ले जाओ। इतना कहते हुए विक्की ने फ़ोन रख दिया और फिर उसने गाड़ी को तेज़ी से यू टर्न लेते हुए वापस हवेली की तरफ घुमा दिया। उधर जब से आरव के गायब होने की खबर मुंबई तक पहुंची तो वहां भी हड़कंप मचा हुआ था। मेवाड़ इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस के सामने मीडिया वालों को भीड़ लगी हुई थी। भरत अंकल ने इस वक्त अकेले ही सब कुछ संभाला हुआ था। मीडिया को जवाब देने से लेकर ऑफिस को संभालना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। बैंक के लोन को छुटकारा लेने के बाद अब मेवाड़ इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस किसी तरह से ट्रैक पे आना शुरू हुआ था। एक बार फिर से मेवाड़ इंडस्ट्रीज़ ने इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया ही था, लेकिन फिर आरव के एक्सीडेंट होने की खबर ने बोर्ड मेंबर्स के बीच अफरा तफरी मचा दी और एक बार फिर से इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। भरत अंकल के लिए अब यहाँ पर सब कुछ हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एक तरफ कंपनी को संभालना की जिम्मेदारी जो इस वक्त उन्हें अंकल को संभालनी थी, तो दूसरी तरफ आरव को खोने के गम भी थे। आरव उनके लिए उनके बेटे की तरह था और उसकी मौत की खबर से भरत अंकल को तोड़कर रख दिया था। रागिनी अभी अपने कमरे में ही थी कि उसे किसी के आने की दस्तक हुई। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने सारा खड़ी थी। रागिनी की नज़रों से मिलते ही सारा बोली, भाभी, आपको दादाजी ने बुलाया है। हाँ, रागिनी अपना सिर हिलाते हुए बड़े ध्यान से सारा की ओर देखने लगी। रागिनी को तुरंत ही समझ आ गया था कि दादाजी उसे क्या बात करने के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने रागिनी को विक्की से शादी करने के लिए विचार का समय दिया था और आज वो रागिनी का फैसला जानना चाहते थे। रागिनी चुपचाप अपनी जगह से उठी और फिर दादाजी के रूम की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अब उसने ठान लिया था कि वो दादाजी के सामने अपनी सारी सच्चाई बता देगी। वो पहले से ही उन्हें एक धोखा दे चुकी थी और अब एक और छोटी शादी का धोखा दादाजी को नहीं देना चाहती थी। रागिनी धीरे धीरे दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसके कानों में विक्की की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो पहले से ही दादाजी के कमरे में मौजूद था। मैं तो यूँ कह रहा दादू, जल्दी से आप ये शादी करवा दो, फिर मनो मुंबई भी तो जाना पड़ेगा, उधर कंपनी भी देखनी है। भरत के ऊपर माने तनिक भी भरोसा ना है, वो बूढ़ा कहीं हमारी कंपनी ना बेच दे। दादाजी कुछ कहने ही वाले थे कि अपने सामने रागिनी को खड़ा देख वो चुप हो गए और फिर विक्की भी रागिनी की ओर बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शैतानी मुस्कान दिख रही थी। रागिनी अपना सिर नीचे करके चुपचाप दादाजी के सामने खड़ी हो गई। बेटी, तुझे तो पता ही है कि मन्ना तुझे यहाँ क्यों बुलाया है।
मुझे उम्मीद है कि तूने जो भी फैसला लिया होगा वो इस घर की भलाई को सोचकर ही लिया होगा। दादाजी ने बड़े ध्यान से रागिनी की ओर देखते हुए कहा। रागिनी कुछ जवाब देती उससे पहले ही विक्की तपाक से बोल पड़ा। अरे मैं तो कहता हूँ दादू कि आप बस तारीख फिक्स करो। इस घर में आपने जो फैसला लिया है उसे कोई काट सके है कि? दादाजी गुस्से से विक्की की ओर घूरकर देखने लगे और फिर रागिनी की तरफ देखकर बोले, बोलो बेटी, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। दादाजी वो मुझे कोई फैसला लेने से पहले आपको कुछ बताना है। रागिनी बेहद डरते हुए और धीमी आवाज़ में बोली। हाँ बोलो दादाजी वो दरअसल मैंने अभी रागिनी ने अपनी बात कहना शुरू ही किया था कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। रागिनी की जुबान रुक गई। दादाजी भी चकित होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। कहानी कैसी लगी? कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।